अनिका ने अभी अभी जो कहा था उसको सुनकर विकी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे अनिका कोई मजाक कर रही है, क्योंकि अनिका ने अभी अभी विकी से ये कहा था कि उसने उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस को हैक कर लिया था, जिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये पता चलने वाला था कि उस रात कुसुम के घर कौन गया था और कुसुम के साथ क्या हुआ था। मगर ये बात विकी अच्छी तरह से जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं था। उसने सोचा था कि अनिका को ये सब पता करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मगर अनिका ने बेहद ही कम वक्त में उसका ये काम कर दिखाया था। अब विकी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो अभी शांत बैठा हुआ था। इतने में अनिका की फोन के उस पार से फिर से आवाज आई, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा नहीं? अनिका इस वक्त इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो विकी को आप ना कहकर तुम कहने लगी थी। वो अब विकी के साथ कुछ ज्यादा ही खुल गई थी। इस वक्त विकी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि विकी को इस वक्त समझ नहीं आया कि वो अनिका के सवालों का क्या जवाब दे। उसे तो अभी भी ये सब सपने जैसा लग रहा था। विकी खामोश था। तभी अनिका ने फोन के उस पार से कहा, तुम कुछ कहोगे भी? वैसे हम कब मिल सकते हैं? अनिका के इस सवाल पर विकी अभी कुछ कहता, इतने में अनिका ने ही अपनी बात रखते हुए आगे कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है, इसलिए हमारा मिलना जरूरी है। ये सुनते ही विकी के मन में एक बात का ख्याल आया। उसने फोन पर कहा, तुम तो ये मैसेज पर भी बता सकती थी ना, फिर कॉल करने की क्या जरूरत थी? अनिका जल्दी विकी को फोन नहीं करती थी, क्योंकि वो विकी को फोन करने से बचती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बातें कोई सुने। और अनिका के आसपास अक्सर रोहित ही रहता था। मगर इस वक्त अनिका के पास ये मौका था। ऊपर से अभी कुछ घंटे पहले जब रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकला था और अनिका बच्चों के साथ कमरे में थी, उसी वक्त उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपना ये काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि अनिका ने हैकिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया था और उसने अपना टेस्ट पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके ले लिया था। हालांकि ये बात भी सच थी कि अनिका को वो पता नहीं चल पाया था जिसके कारण उसने ऐसा किया था, पर अनिका को अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था। यही सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी थी और लैपटॉप लेकर टेरेस गार्डन में जाकर बैठ गई थी। और उसने पिछली रात हैकिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसका वो इस्तेमाल करके उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को हैक करने की कोशिश करने लगी। मगर अनिका को शुरू में लगा था कि ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, मगर 2 से ढाई घंटे के बीच में ही अनिका ने ये काम कर लिया था। अनिका को जैसे ही उस कैमरे का एक्सेस मिला, अनिका इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। इस कारण से वो खुशी के मारे उछल पड़ी और अपने फ्लो में विकी को फोन कर दिया। उसे ये एहसास तक नहीं रहा कि उसे ये बात मैसेज करके कहनी थी। वहीं दूसरी तरफ अचानक से विकी को ख्याल आया कि अनिका ने ये सब इतनी आसानी से कर लिया, इसका मतलब आकाश की बातें सही थी। अनिका सच में कोई जीनियस या कोई सुपर वुमन थी। तभी अनिका ने सामने से ही कहा, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने सुबह जिस नंबर से फोन किया था उस पर मैंने कॉल लगाया, वो नंबर बंद क्यों आ रहा है? उस नंबर का क्या हुआ? अनिका के मुंह से जैसे ही ये निकला, विकी को याद आया कि उसने अपना वो नंबर आज ही बंद करवा दिया था, जो गांव की किसी औरत के नाम पर उसने लिया था, और उस औरत का नाम गायत्री देवी था। विकी ने जैसे ही अनिका के मुंह से ये सुना, उसने रोहित की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि रोहित उसकी बात सुने या कुछ भी गलत समझे। इस कारण से उसने फोन पर अनिका से कहा, उस नंबर को मैंने बंद कर दिया, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं था, वो मैं बस काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे मेरे पास और कई नंबर हैं, पर हाँ, इस नंबर को जो मैंने तुम्हें दिया है वो मेरा पर्सनल नंबर है। इतना कहकर विकी शांत हो गया। इसी बीच अनिका ने फोन के उस पार से कहा, तो हम कब मिल सकते हैं? मुझे तुम्हें दिखाना है कि आखिर उस सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ में देखें कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में किसका चेहरा नजर आ रहा है और उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था। अनिका की बात सुन विकी सोच में पड़ गया। हालांकि वो अंदर ही अंदर काफी खुश था। उसे अब यही लग रहा था कि उसका ये काम अब बहुत आसान हो गया था। जल्द ही वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन कर सकता था। मगर इस वक्त विकी फंसा हुआ था, क्योंकि उसके ठीक बगल में रोहित बैठा हुआ था। इस कारण से वो अभी अनिका से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि विकी जानता था कि अगर उसे अनिका से मिलना है तो उसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अलावा और कहीं भी अनिका से नहीं मिल सकता था। मगर इस वक्त रोहित के सामने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम लेना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस होटल का मालिक उसके ठीक बगल में बैठा कार चला रहा था। विकी अभी सोच ही रहा था, इतने में अनिका ने फोन के उस तरफ से कहा, विकी मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी रोहित घर पर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे फोन पर बात कर पा रही हूँ, मगर मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रोहित को गए हुए काफी घंटे हो चुके हैं। तुम्हें जल्दी ही मुझे बताना पड़ेगा कि हम कब मिल सकते हैं। रोहित कभी भी आ सकता है, और तो और बच्चे भी अपने कमरे में खेल रहे हैं, इसलिए मैं इतनी आराम से तुमसे बात कर पा रही हूँ। अनिका की बातें सुनकर विकी को अंदर से हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अनिका को लग रहा था कि रोहित कभी भी आ सकता था। मगर सच तो यही था कि रोहित इस वक्त विकी के बगल में बैठा हुआ था, मगर ये बात विकी अनिका को इस वक्त नहीं बता सकता था। विकी अभी सोच ही रहा था, इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फोन पर अनिका से कहा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, बाकी बातें मैं सामने मिलकर बता दूंगा, मेरी बात को समझो, मैं अभी फोन रखता हूँ। इतना कहने के साथ ही विकी ने बिना अनिका का जवाब सुने फोन रख दिया। फोन के इस पार अनिका को समझ नहीं आया कि विकी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब से अनिका विकी से मिली थी, आज तक विकी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। मगर अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर विकी को हुआ क्या था, या उसे कोई परेशानी थी, या फिर आखिर बात क्या थी। तभी उसने सोचा कि जब वो विकी से मिलेगी तब वो अपने सवाल को उससे पूछ लेगी। अपने मन में यही सोचते हुए अनिका अपना लैपटॉप उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दी। इधर दूसरी तरफ विकी ने जैसे ही अपना फोन रखा, उसने पाया कि रोहित उसकी तरफ ही देख रहा था। रोहित उसे लगातार देखे जा रहा था। विकी ने तभी कहा, क्या हुआ? ये सुनते ही रोहित ने सामने की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, वैसे आप ठीक तो हैं? तभी विकी ने रोहित की तरफ देखकर जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे एक क्लाइंट का फोन था, मैं बस उसी के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली वो बहुत इरिटेटिंग है, इसलिए मैं उसका फोन नहीं उठाना चाह रहा था। इतना कहने के बाद भी विकी शांत हो गया। उसे लगा कि उसने रोहित को जस्टिफिकेशन दे दिया था अपने फोन न उठाने का,
मगर रोहित को भी विकी की बातों से कोई मतलब नहीं था। थोड़ी ही देर में रोहित की कार बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। तभी रोहित ने विकी से कहा, बाजार आ चुका है, आपने जहां तक कहा था मैं आपको ले आया। रोहित की बात सुनते ही विकी ने आसपास देखा। उसने पाया कार बाजार के बीचों बीच खड़ी थी। उसने रोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने सच में मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज वो लोग मुझे मार ही देते। रोहित ने भी तभी विकी से हाथ मिलाते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने इंसान होने का फर्ज निभाया है, बाकी आप आगे से ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डर गए होंगे, हो सकता है वो फिर से आप पर हमला करने की कोशिश करें। इतना कहने के बाद रोहित सामने की तरफ देखने लगा। विकी मुस्कुराते हुए कार से उतर गया। इसके बाद रोहित ने अपनी कार आगे बढ़ा ली। विकी रोहित की कार को जाता हुआ देख रहा था। विकी इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि रोहित सच में बहुत अच्छा आदमी है और अनिका सच में रोहित को डिजर्व करती है। अक्सर विकी ने रोहित के बारे में मैगजीन में, अखबारों में यही पढ़ा था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन तो है, मगर वो एरोगेंट है और हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। मगर रोहित का ये पहलू उसने आज पहली बार देखा था। रोहित से मिलकर आज उसे बेहद खुशी हो रही थी और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका के लिए रोहित ही अच्छा था। यही सब सोचते हुए विकी अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी उसे अचानक से अनिका का ख्याल आया। उसने पहले अपना फोन निकाला और अनिका को फोन करने के बारे में सोचा, मगर तभी उसने सोचा कि उसे इस वक्त फोन करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस बाजार से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ज्यादा दूर पर नहीं था। रोहित बहुत जल्दी पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंचने वाला था, इसलिए विकी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। विकी ने सोचा कि वो रात को प्लान करके अनिका को मैसेज कर देगा कि वो उससे कब मिल सकता है। इतने में विकी के दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि आखिर उस पर हमला करवाने वाला कौन था और गुंडों को आखिर किसने भेजा था। कौन था वो जो चाहता था कि विक्की इस शहर से भाग जाए, क्योंकि विकी ने उन गुंडों की बात सुन ली थी जब वो गुंडे कह रहे थे कि साहब ने जो काम कहा है उसे करना है और विकी को इतना मारना है कि वो इस शहर को छोड़कर भाग जाए। विकी के दिलो दिमाग में यही बात घूमे जा रही थी। वो यही सब सोचता हुआ उस सड़क पर आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ अनिका लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर उस सीसीटीवी कैमरे में कौन हो सकता था। अनिका का मन तो कर रहा था कि वो उस सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करे और देखे, मगर वो कुछ सोचकर इंतजार कर रही थी कि वो उस सीसीटीवी फुटेज को विकी के साथ ही देखेगी, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस वक्त उसे दुनियादारी के बारे में उतना नहीं पता था। वो जानती थी कि जब से उसकी याददाश्त गई थी, अनिका को बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं था और आइडिया नहीं था। इसलिए अनिका चाहती थी कि वो जब उस सीसीटीवी फुटेज को देखे तब विकी उसके साथ रहे, ताकि अनिका जो चीज उस फुटेज में ना पकड़ पाए वो विकी पकड़ ले। इस कारण से अनिका यही सब सोचते हुए कुसुम के बारे में सोचने लगी और वो मन ही मन खुद से यही कहने लगी कि वो जल्द ही कुसुम को इंसाफ दिलाएगी और जैसे ही कुसुम को इंसाफ मिलेगा, कुसुम की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इधर अनिका जहाँ ये सब सोच रही थी, वहीं कमरे के अंदर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों भाई रिया को अब तक तीसरी बार मना कर चुके थे उसके प्लान में ना साथ देने के लिए। इस बात से रिया नाराज नजर आ रही थी। तभी रिया के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, वैसे तुम दोनों को डैड सामने से ही परमिशन दे दें इस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलने के लिए, तो तब तो तुम मेरे साथ दोबारा से गुलेरिया हाउस जाने के लिए हामी भर सकते हो। रिया इतना कहकर चुप हुई ही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। सामने अनिका खड़ी थी। उसने रिया से कहा, तुम गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती हो रिया? अनिका की बातें सुनते ही रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन पूरी तरह से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।